नमस्कार एवरीवन। कक्षा 8 प्रखर टू गणित विषय की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 49 से लेकर 53 और आकलन 5 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान जरूर दबा दें। तो चलिए कार्यपत्रक नंबर 49 से लेकर 53 तक इस वीडियो में पढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 49 में है गुणनखंड और सारो गुणनखंड को समझ सकेंगे। तो गुणनखंड होता है किसी भी संख्या दी हुई है उसके अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है, और सारो गुणनखंड का मतलब है दो संख्याएं दी हुई है तो उन दोनों के अंदर भी जिस कॉमन संख्या का भाग जाता है यानी जिस समान संख्या का भाग जाता है उसको सारो गुणनखंड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है? क्या है? 40 के गुणनखंड नहीं है। उन पर गोल घेरा बनाना, यानी जिसमें 40 में जिस संख्या का भाग नहीं जाता उस पर गोल घेरा बनाना है। चलिए देखिए, 1 का 40 में जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 3 पर गोल घेरा लगा दीजिए। 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6, 7, 9 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का, 13 का, 14, 15 का नहीं जाएगा, 16, 17, 18, यानी इन सभी के ऊपर जिनके गोल घेरे लगे हैं उनका भाग 40 में नहीं जाएगा। तो 40 के गुणनखंड कौन से हैं ये पूछा जाता तो आप लिखते 1, 2, 4, 5, 8, 10, इतने तक तो इस संख्याओं में इतना ही है। उसके बाद पूछते तो 20 और 40 और आ जाते। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि सवाल क्या पूछा है। अगला पूछा है सही विकल्प पर राइट यानी सही का निशान लगाना है। 20 और 60 के सारो गुणनखंड, यानी ऐसी संख्या नीचे लिखी हुई दो संख्याओं में से एक जिनका 20 और 60 दोनों में भाग जाता हो। तो 10 का होता है 10 दूने 20 और 10 सौ के 60। 11 का भाग न 20 में जाता न 60 में जाता है, तो राइट का निशान किस पे लगेगा? 10 पे लगेगा। 16 और 24 के सारो गुणनखंड, यानी ऐसी संख्या जो 16 और 24 दोनों में जिसका भाग जाता हो, तो क्या आएगी भाई? 4 आएगी। 22 और 44 के सारो गुणनखंड, यानी 22 और 44 दोनों में ही भाग जाए ऐसी संख्या इन दोनों में से 13 या 11, तो 11 आएगी। 25 और 35 के सारो गुणनखंड, यानी ऐसी संख्या जिसका 25 और 35 दोनों में भाग जाए, तो 1 और 5 दोनों ही है, यानी 5 का भी भाग 25 और 35 दोनों में जाता है और 1 का भी दोनों में जाता है, तो दोनों ही यहाँ पर सही राइट का निशान लग जाएगा। अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। तो चलिए इनमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है, यानी 140 में किसका भाग जाता है? 12 का नहीं जाता, 71 का नहीं जाता, 28 का जाता है बिल्कुल 5 बार, और 6 का भी नहीं जाता। तो 28 आपका सही जवाब हो जाएगा। 28 का भाग 140 में 5 बार जाता है। इनमें से कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है, यानी 555 में किसका भाग जाएगा? 25 का नहीं जाता, 43 का नहीं जाता, 5 का जाता है बिल्कुल, 100 का भी नहीं जाता। तो 5 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा 200 क्षेत्र का गुणनखंड नहीं है? क्या पूछा है? 200 क्षेत्र के अंदर किसका भाग नहीं जाता? तो 138 का भी जाता है, 46 का भी जाता है, 69 का भी जाता है, लेकिन 33 का नहीं जाता। तो 33 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो 200 क्षेत्र का गुणनखंड नहीं है। अगला पूछा है दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड दोनों लिखने। गुणज क्या होता है? पहाड़ा, 5 संख्या तक, यानी 5 तक पहाड़ा लिखना है इन संख्याओं का। और गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्याएं जो जिनका भाग इन 12 के अंदर जाए, 25 में जाए, 44 में जाए। तो 12 के अंदर 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12, यानी इन सभी संख्याओं का भाग 12 में जाता है, तो ये इनके गुणनखंड है। और 12 का गुणज, 12 का पहाड़ा 5 बार लिखना है। 12, 24, 36, 48, 60। ऐसे ही 25 के गुणनखंड होंगे 1, 5 और 25, यानी ऐसी मात्र 3 संख्या हैं 1, 5 और 25 जिसका भाग 25 में जाता है। और जो गुणज है वो 25, 50, 75, 100, 125 हो जाएंगे। ऐसे ही 44 के गुणनखंड 1, 2, 4, 11, 22, 44, और गुणज है 44, 88, 132, 176, 220, यानी गुणज का मतलब पहाड़ा लिखना है और गुणनखंड का मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनका भाग इनमें पूरा पूरा जाता हो। चलिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं आपको मैंने यहाँ करके दिखाया, देख लीजिए। 228 में 2 का भाग दिया 114 आए, फिर 2 का दिया 57 आए, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का दिया 57 आए, 19 आए, और फिर 19 का ही जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड, यानी इसके अंदर अब किसी भी संख्या का भाग नहीं दिया जा सकता। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है। कहां से होती है भाई? 2 से। 1 तो न अभाज्य है न ही भाज्य, तो 1 का भाग इनमें नहीं देना है। 1 आते ही अभाज्य गुणनखंड पूरा हो जाता है। अभाज्य संख्याएं 2 से प्रारंभ होती है, इसलिए ऐसी संख्याओं में 2 का भाग लगाना शुरू करना है, उसके बाद 3, 5 ऐसे बढ़ना है। चलिए 135 में 3 का भी जा रहा था, मैंने पहले 5 का दे दिया, आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 27, फिर 3 का दे दिया 9, फिर 3 का दे दिया 3, और फिर 3 का दे दिया 1। तो यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। चलिए ऐसे ही 225 का आप देख रहे हैं,
3 का दिया 75, 3 का दिया 25, 5 का दिया 5, 5 का दिया 1, इनके अविभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे ही अगला सवाल है, मैं 90 की गुणज हूं, मैं 500 और 600 के बीच में आती हूं और 60 की भी गुणज हूं, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूं। यानी 90 के पहाड़े में आती हो, 60 के पहाड़े में भी आती हो और 500 से बड़ी और 600 से छोटी हो, तो आप क्या करेंगे, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इनके अलावा दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। किसका? 9 और 6 का। 9 छगे 54, कितने हो गए? 9 छगे 54 और एक जीरो इसके पीछे लगा दीजिए, यानी 540 है वो 90 के पहाड़े में भी आएगी, 60 के पहाड़े में भी आएगी और 500 और 600 के बीच में, तो आपका आंसर हो जाएगा 540। ऐसे ही देखिए अगला 7वां भी ऐसे कर सकते हैं आप। 60 की गुणज हूं, 500 और 900 के बीच में आती हूं और 80 की भी गुणज हूं, तो आप क्या करेंगे, जीरो कट गया, जीरो कट गया, 6 और 8 का गुणा कर दीजिए, 8 छगे 72 सर, ठीक है, सॉरी 6 और 8 का गुणा किया, 8 छगे 48 होते हैं, लेकिन अपने को चाहिए 500 से ऊपर, ये तो 500 से कम हो गई, तो आगे बढ़िए और आगे बढ़ेंगे अपन तो पहुंचेंगे 8 9 72, कहां पर? 72, 720 पे। यहाँ 6 का पहाड़ा लगाएंगे तो भी जाएगा, 80 का लगाएंगे तो भी जाएगा, यानी यहाँ पर आपके 720 आंसर आ जाता है। ठीक है, जितनी संख्याएं पूछी, जैसे 8 और 6 का अपना गुणा करने वाला सही था, लेकिन यह 500 से बड़ी पूछ ली, तो इसलिए अपने को उसके बाद 500 और 900 के बाद 8 और 6 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, तो 6 का पहाड़ा 60 में पूरा हो जाता है। ठीक है, उससे पहले 8 वाली कोई कॉमन नहीं है, तो अपन 6 के पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे, यानी 11 छगे 66, 12 छगे 72, तो ये 12 बार गुणा करेंगे इससे 60 से तो 720 आ जाएंगे और इसको 9 बार करेंगे तो 720 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ये हो गया आपका गुणज और गुणनखंड से संबंधित कार्यपत्रक 49। चलिए कार्यपत्रक 50 की ओर बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 50 में आपको पूछा है लघुत्तम समवर्तीय यानी एलसीएम और महत्तम समवर्तीय यानी एचसीएफ। ठीक है, तो आपको महत्तम समवर्तीय यानी एचसीएफ और लघुत्तम समवर्तीय यानी एलसीएम ज्ञात करना आना चाहिए। चलिए सीखते हैं। नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोला लगाना। ऐसी संख्या जिसमें 3 और 5 दोनों का ही भाग जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली संख्या अपने को मिल गई 15। 3 का भी पहाड़ा बोल लो 5 3 15, 5 का बोल लो 5 3 15, यानी 3 का पहाड़ा 5 बार और 5 का 3 बार बोलेंगे तो 15 आएगा। अब आपको क्या करना है, जब आपको पहला सारों गुणज मिल जाए, ये इन दोनों का समान गुणज है, इसको सारों गुणज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारों गुणज भी कहते हैं। ऐसा एक मिल जाए, फिर आपको क्या करना है, इसके अलावा इसका पहाड़ा बना लीजिए आप। पहला सारों गुणज मिल गया, अब अपने को सारों गुणज निकालने हैं, तो इसका पहाड़ा बना लीजिए। 15 के बाद 15 दूने 30, 15 3 45, 15 छके 60, यानी ये 4 संख्याएं इतने में होगी। जितनी संख्याएं लिखी हुई उसके अंदर उस पहाड़े की संख्याएं आती है उसको ही लेना है, उसके अलावा क्या होगा, अलग अलग होगा। इनके अलावा आप इन संख्याओं में ट्राई करके देख लीजिए, किसी भी संख्या में इन दोनों का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो सारों गुणज का पहला पहाड़ा आपको बनता है उसका पहाड़ा बना करके जो संख्या है उनको आप लिख दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। भाग विधि द्वारा 24 और 30 का लघुत्तम समवर्तीय यानी एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए 2 का भाग लगाया 24 में 12 बार, 30 में 15 बार, 18 में 9 बार, फिर 2 का भाग लगाया 12 में 6 बार, 15 में नहीं गया 15 के 15 लिख दो, 9 में नहीं गया 9 के 9 लिख दो। ठीक है, अगला 2 का पहाड़ा लगाया, जब तक एक संख्या में जाता है देते रहना है, बाकी वाले को वैसे ही उतारते रहो। 6 में गया लिख दिया 3, 15 के 15, 9 के 9। अब 3 का पहाड़ा दिया, 3 का गया 3 में 1 बार, 15 में 5 बार, 9 में 3 बार। चलिए 3 का और देते हैं, 1 का 1, 5 का 5 और 3 में गया 1 बार। अब 5 का देते हैं, सबका 1 1 आ गया, अपना पहाड़ा पूरा हो गया। इसका लघुत्तम समवर्ती क्या होगा, ये सभी संख्याएं आपस में गुणा होगी। कौन सी? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पर लिख दी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार आया हुआ है 3 बार, 3 गुणा 3 2 बार आया हुआ 2 बार, और 5 गुणा 1 बार आया। सभी को गुणा करेंगे तो वापस यही संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? जिनके अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग जाए। क्या है? 360 अपने को वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हुई है जिसके अंदर 24 30 और 18 तीनों का ही भाग जाता है। 360 से पहले यानी 1 से लेकर 359 तक ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके अंदर इन तीनों का भाग एक साथ जा सकता है। ठीक है, पूरा पूरा भाग जाए ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो 360 वह पहली संख्या है जिसके अंदर इन तीनों का भाग जाता हो। ठीक है, तो ये इसका हो गया लघुत्तम समवर्तीय यानी एलसीएम। इस तरह से आपको ज्ञात करना है, तरीका आप सीख गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए। मैंने ये भी ज्ञात करके आपको दिखाया है। 2 का दिया 36 24, फिर 2 का दिया 18 12, फिर 2 का दिया 9 6, फिर 2 का दिया 6 में 3 9 के 9, फिर 3 का दिया 1 और 3, फिर 3 का दिया 1 1,
और ये जो संख्याएं आई इन सभी को मैंने यहाँ लिख दिया और 144 आंसर आ गया। 144 इन दोनों का लघुत्तम समावर्ती है, यानी 48 का भाग आप 144 में दे दो, 72 का दे दो, दोनों का ही जाएगा। 48 का जाएगा 3 बार और 72 का जाएगा 2 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि 144 के अंदर इन दोनों का भाग जाता है। चलिए महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। अब आपको सीखना है महत्तम समावर्ती SCF। SCF क्या होता है भाई? वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इन संख्या से छोटी होगी। 24 आया हुआ है, इन दोनों में छोटी कौन सी? 24, यानी 24 से छोटी होगी, गारंटी बात है। ठीक है, या 24 हो सकती है या 24 से छोटी होगी, और वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिनका इन दोनों ही संख्याओं में भाग जाता है। कौन सी में? इन दोनों में भाग जाता हो। ठीक है, तो वो महत्तम समावर्ती होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 28 में 1 2 4 7 14 गया, 24 में 1 2 3 4 6 8 14 गया। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है। यहाँ भी 4 है जो कॉमन है, दो में आई हुई। 2 तो यहाँ आया हुआ है, 1 भी आया हुआ है, लेकिन ये तो पहले, इसके बाद में बड़ी बड़ी क्या आई? 4 आई, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं दिख रही है, तो 4 इसका महत्तम समावर्ती हो जाएगा। यहाँ किताब वाले ने भी गलत दे दिया था, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, 8 नहीं होगा क्योंकि 8 का भाग 28 में नहीं जाता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ महत्तम समावर्ती 4 होगा, आपको 4 लिखना है। ठीक है, किताब के अंदर 8 दे रखा है, ये उनकी मिस्टेक हो गई होगी, इसलिए आपको यहाँ पर 4 सही आंसर करना है। अगला देख सकते हैं आप 35 और 21 का। 1 5 7 और 35 का भाग 35 में जाता है। 1 3 7 और 21 का भाग 21 में जाता है। अब यहाँ पर 1 और 7 कॉमन संख्या क्या हुई है? 7 आई हुई है। कॉमन संख्या क्या है? 7 है भाई। तो यहाँ पर आपका 7 महत्तम समावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। 7 दोनों में ही बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका कॉमन भाग जाता है, तो यहाँ पर 7 आंसर होगा। अगला पूछा है देखो 40 वाला। क्या पूछा है? 40। 40 का देख लेते हैं भाई, वहाँ 7 ये आंसर। ठीक है ना, एक भूल से लिख दिया होगा, 7 है। चलिए अगला है 40 का। 1 2 4 5 8 10 20 और 40। 18 का 1 2 3 6 9 और 18। सबसे बड़ी बड़ी क्या है भाई? 2 है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 महत्तम समावर्ती है, यानी SCF है, जिसका भाग 18 और 40 दोनों में जाता है। इसके बाद कोई भी कॉमन संख्या ऊपर नहीं है। 48 और 32 का भी मैंने यहाँ ज्ञात करके दिया है। सबसे बड़ी संख्या 16 है, इसमें भी 16 है। ठीक है, 16 के बाद में यहाँ पर 24 48 है, लेकिन यहाँ 24 48 नहीं है, तो 16 सबसे बड़ी बड़ी संख्या होगी, यानी 16 आपका महत्तम समावर्ती SCF होगा, जो 48 और 32 का है। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। ये था कार्यपत्रक नंबर 50। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 51 की ओर। इन कार्यपत्रों को अच्छे से समझना है, इनसे संबंधित सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। चलिए भाज्य संख्याओं की समझ। भाज्य संख्याएं वह होती है जिसका भाग, जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो। 2 यानी एक और खुद का भाग तो सभी में जाता है, लेकिन 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए वो संख्याएं भाज्य, और जिनमें 2 संख्याओं का ही भाग जाए, यानी एक का और खुद का, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए, स्वयं का खुद का मान सकते हैं आप, तो वह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा बनाओ। 1 न भाज्य न अभाज्य। 2 अभाज्य संख्या, यानी 2 में 1 और 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 3 में भी 1 और 3 के अलावा किसी का नहीं जाता। 4 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, यानी कम से कम 3 संख्याओं का भाग गया तो भाज्य हो गई। 6 भी ऐसी है। 5 में 5 और 1 का ही जाएगा, अभाज्य। 7 है, 1 और 7 का ही जाता है, अभाज्य। 8 भाज्य, 9 भाज्य, क्योंकि 9 में 1 का, 3 का और 9 खुद का जाता है। 10 भाज्य है। 11 अभाज्य होगी, 12 भाज्य, 13 अभाज्य होगी, 14 भाज्य, 15 में देख लो 1 का, 5 का, 3 का, 15 का, 4 संख्याओं का जाता है। 16 भाज्य, 17 अभाज्य। ठीक है, 18 भाज्य है, 19 अभाज्य, 20 भाज्य, 21 भाज्य, 22 भाज्य, 24, यानी जो गोल घेरे आपको लगे हुए दिख रहे हैं वो सभी भाज्य है, और जो गोल घेरों से छूट गई है वह अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, एक ऐसी संख्या है न अभाज्य है न भाज्य है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगला देखते हैं, नीचे लिखी संख्याएं कौन सी संख्या से भाज्य हैं लिखें, यानी किन किन का भाग जाता है। 10 के अंदर 2 5 और 10 का जाएगा। 16 में 2 4 8 और 16 का जाएगा। 15 में 3 5 और 15 का जाएगा। 25 में 5 और 25 का जाएगा। ऐसे ही देख लेते हैं 20 में जाएगा 2 4 5 10 और 20 का। 36 में 2 3 4 6 9 12 18 36 का जाएगा। ठीक है, एक को आप शामिल कर सकते हैं, वैसे एक का सभी में जाता है। ठीक है, 18 का 2 3 6 9 18, और 24 में
2 3 4 6 8 12 और 24 इन सभी का भाग इनमें जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। किस पर किसका गोला बनाना भाई? 2 का भाग जाए। चलिए 2 का भाग किस में जाता है? सम संख्या में। किस में जाता है भाई? सम संख्या में। सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, समझ लेना। सम का मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी 2 के पहाड़े माती हो, 2 4 6 8 10 12 14 है 16 18 20 22 ऐसे आगे चलते रहो। और उसके अलावा जो 1 3 5 7 9 ये सभी विषम है। ठीक है, तो सम संख्याओं में 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 ये सभी 2 से पूरी तरह विभाजित है। तो इन पे गोला लगा देना है। अगला, नीचे दी गई संख्या में उन संख्याओं पर गोला बनाए जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता हो। 5 का पूरा पूरा भाग जाने का नियम यह है कि जिसकी संख्या के अंत में इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए। क्या है? 5 या 0। जिस संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 है उसमें ही 5 का भाग जाएगा, बाकी वाली संख्याओं में नहीं जाएगा। ये 5 की भाजकता का नियम है जो आगे भी आएगा। तो यहाँ 25 हो गया, 30 हो गया, 14 18 28 में नहीं जाएगा, 35 हो गया, 45 50 में जाएगा, 52 64 में नहीं जाएगा, 75 में जाएगा, 83 में नहीं जाएगा, 95 में जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, 70 में जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, 84 में नहीं जाएगा, 55 में जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। ठीक है, 58 में नहीं, 77 में नहीं, 87 में नहीं, 90 में जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, 98 44 72 48 1 में भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको 5 की भाजकता का नियम पता चल गया होगा। चलिए नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो। 10 का भाग किस में जाता है भाई? जिसमें इकाई का अंक 0 हो। क्या है? इकाई की जगह 0 यानी लास्ट ही लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट ही लास्ट में 0 है सभी के। यहाँ देख लो 4 संख्या लिखी हुई है, लास्ट में 0 लिख दो, भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में 0 लिखा हुआ है, पहले कोई भी संख्या भर सकते हो आप। 2 की जगह 3 5 7 9 8 कुछ भी लिखोगे तो भी भाग जाएगा। यहाँ भी 0 अंत में है तो यहाँ कोई भी लिखोगे जाएगा। 5 की जगह आप चाहो वो लिख सकते हो। यहाँ भी 0 अंत में है तो यहाँ भी आप कोई भी अंक लिख सकते हो, आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी अंक लिखोगे तो उसका भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल 0 ही लिखना है, लास्ट में ध्यान रखना है क्योंकि अंतिम इकाई का अंक 0 होना जरूरी है 10 का भाग लगाने के लिए। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 51 जिसमें आपको भाजकता के नियमों का पता चला। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 52, भाजकता के नियमों को जान सकेंगे। यहाँ भी भाजकता के नियम है, आप आसानी से समझ लीजिए। 3 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। क्या है? यानी कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लो लिखी हुई आ जाए 5 3 4। अब इनको जोड़ दो, 5 और 3 8 और 4 12। 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। इस तरह से संख्याओं की जोड़ यदि 3 के भाग से विभाजित है तो 3 के भाजकता का यही नियम है कि उसमें 3 का भाग जाएगा। 6 की भाजकता का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो। 6 की भाजकता का नियम यह है कि उसमें 2 और 3 दोनों का यदि भाग जाता है तो उसमें 6 का भाग 100% जाएगा। ठीक है, और 11 की भाजकता का नियम क्या है? जिस संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग और अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। क्या है? सम विषम, यानी जैसे 11 की भाजकता का नियम का इस तरह से दे दिया, 3 5 ये दे दिया। मान लो 3 और 5 का योग करें तो 8 आया, अंतर करें तो 2 आया, यानी 2 और 8 आया। इसका मतलब इसके अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि नियम क्या है कि सम और विषम स्थानों अंकों का योग और अंतर शून्य होना चाहिए या 11 भाज्य होना चाहिए। या तो शून्य हो या 11 हो। जैसे मान लो 8 और 3 है। ठीक है, अब इसका भी देख लें, अंतर और योग दोनों ही शून्य है या 11 से विभाज्य होना चाहिए। देखो 8 और 3 का अंतर कितना है? 5 है। ठीक है, और योग करें तो 11 हो रहा है लेकिन अंतर 5 है, इसलिए यहाँ पर भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से 11 के भाजकता का नियम का जैसे यहाँ देखा हुआ 1 3 3 1, इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ट्राई करते हैं। देखो सम विषम क्या है? सम और विषम, ये दो सम विषम ले लेते हैं। 1 और 3, 1 + 3 बराबर क्या आ रहा है? 4। इसका भी सम विषम ले लेते हैं, 3 और 1, क्या है? 3 और 1। ठीक है, 4 4 में से 4 गया, पीछे क्या रहा? 0 रहा, अंतर इसका 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भाग जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर देना है। 10 से विभाज्य का मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसके इकाई का अंक 0 हो वहां हाँ लगा दो, बाकी वालों में ना। यहाँ इकाई का अंक 0 है तो हाँ है, यहाँ इकाई का अंक 2 है तो नहीं, यहाँ इकाई का अंक 0 है तो हाँ है, 100 में 10 का भाग जाएगा। यहाँ 7 है इकाई का अंक तो ना, यहाँ 0 है तो हाँ, यहाँ 0 है तो हाँ, यहाँ 0 है तो हाँ, यहाँ 6 है तो ना, यहाँ 0 है तो हाँ।
इस तरह से आपको लगाना। अगला, निम्नलिखित में से कौन संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में, यानी 2 से विभाज्य का नियम भी आपको बता दिया। सम संख्या होनी चाहिए, लास्ट में इकाई का अंक है वो 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। तो चलिए 2 है तो हाँ, 4 है तो हाँ, 1 है तो ना, क्योंकि विषम संख्या का हो गया ये तो। 8 है सम संख्या है तो हाँ, 6 सम संख्या है तो हाँ, 1 विषम संख्या है तो ना, 1 विषम संख्या है तो ना, 2 सम संख्या है तो हाँ, 0 सम संख्या है तो हाँ। ठीक है, इस तरह से 2 की भाजकता का नियम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर देना है। 5 की भाजकता का नियम मैंने आपको बता दिया, इकाई का अंक है वो 5 या 0 होना चाहिए, कि या तो 5 हो या 0 हो। ठीक है, देख लेते हैं। 0 है तो हाँ, 5 है तो हाँ, 1 है तो ना, 2 है तो ना, 0 है तो हाँ, 0 है तो हाँ, 5 है तो हाँ, 0 है तो हाँ, 2 है तो ना। इस तरह से आसानी से इनको आप भाजकता का नियम याद करके समझ सकते हैं। चलिए अगला पूछा है, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान और जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वो 10 से विभाज्य होगी, गलत बात है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे 25 में 5 का भाग जाता है लेकिन 10 का नहीं जाता। लेकिन यदि ऐसे पूछता कि कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो वो 5 से विभाज्य होगी, तो हाँ, क्योंकि 5 का भाग भी 10 में जाता है तो वो जरूर विभाज्य होगी। जैसे मान लो 30 है तो 30 में 10 का जाता है तो 5 का भी जाएगा। जैसे 20 है तो 20 में भी 10 का जाता है तो 5 का भी जाएगा। लेकिन यहाँ 5 का जाता है लेकिन 10 का नहीं जाता, तो वो 10 से विभाज्य होगी, उसकी गारंटी नहीं है, यानी गलत है, क्रॉस। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य होगी, ये भी गलत बात है, कोई जरूरी नहीं। जैसे 36 है, यहाँ 6 का जाता है, 9 का भी जाता है। लेकिन जैसे मान लो 24 है, अब यहाँ 24 के अंदर भी 6 का जाता है लेकिन 9 का नहीं जाता, तो ये विभाज्य नहीं होगी। इस तरह से आपको जांच कर लेनी है। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वो 2 और 4 से विभाज्य होगी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 2 और 4 का भाग इसमें जाता है। क्या है? 2 और 4 का भाग 8 में जाता है, तो यहाँ राइट लगेगा। जैसे मान लो 24 है, ठीक है, 24 में 8 तेरी 24, ठीक है, तो इसमें 2 और 4 का भी देख लो, 2 का 12 बार, 4 का 6 बार। 24 के अलावा दूसरा देख लेते हैं, 32 देख लेते हैं, 8 के पहाड़े में 32 आता है, ठीक है, 2 का 16 बार, 4 का 8 बार। तो इस तरह से राइट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अगला है विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके ये छाननी आपको भरनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 224 में 2 का जाएगा राइट, 3 का क्रॉस, 4 का राइट, 5 का क्रॉस, 6 का क्रॉस, 7 8 का राइट, 9 का क्रॉस, 10 का क्रॉस, 11 का क्रॉस। चलिए 325, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो सीधी सी बात है कि 5 वाले एक पे ही राइट लगेगा। ठीक है, बाकी सभी क्रॉस है। 5 के पहाड़े में 5 या 0 ही होने चाहिए थे, या 5 है तो केवल 5 वाले पे राइट लगेगा, 0 होता 10 वाले पे भी लग जाता। ठीक है ना। चलिए अगला है 429, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या 9 रह गई। 3 का जाएगा, ठीक है, 4 में क्रॉस, 5 में क्रॉस, 6 में क्रॉस, 7 में क्रॉस, 8 में क्रॉस, 9 में क्रॉस और 10 में भी क्रॉस। 11 में राइट है क्योंकि इसके अंदर 11 का भाग जा रहा है। ऐसे ही 441, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का, 7 का, 8 का, किसी का नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 705, 2 का गलत, 3 का यहाँ जा रहा है, यहाँ 3 का भाग भी जा रहा है, 7 और 5, क्योंकि इन संख्याओं का योग 12 हो रहा है। 7 0 5 इनका जोड़ने 12 हो रहा है और 12 के अंदर 3 का भाग 4 बार जाता है, तो इसका मतलब यहाँ जाएगा। क्योंकि 3 की भाजकता का नियम क्या है कि यदि अंकों का योग हो रहा है उसके अंदर 3 का भाग जाता है, संख्या में भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 पे राइट लग जाएगा, 5 पे राइट लग जाएगा, बाकी सभी क्रॉस है। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले 9 की भाजकता का नियम देख लो, जिस संख्या का योग 9 से विभाजित हो वो 9 से विभाजित होगी। जिस संख्या की जोड़ है वो यदि 9 से विभाजित होती है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अपन इसकी जोड़ 9 से विभाजित वाली बना लेते हैं। कैसे? 4 और 2 जोड़ दिए 6, 6 और 7 जोड़ दिए 13, 13 और 19। 19 से आगे अब कौन सी संख्या है जिसमें 9 का भाग जाता है? तो 9 का पाड़ा बोलो, 1 नंबर 9, 2 नंबर 18, 3 नंबर 27, 27। तो अपन को 8 और जोड़ने पड़ेंगे तब 27 होंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं? 8 लिख देते हैं। ऐसे ही अगली संख्या देखो, 4 और 7 11, 11 और 6 कितने हो गए? 17, 17 और 5 कितने हो गए? 22, 22 और 2 कितने हो गए? 24 हो गए। अब यहाँ भी 27 करने हैं अपने को, तो 3 जोड़ने पड़ेंगे। कितने? 3, यानी 24 में 3 जोड़ते हैं तब 27 होते हैं। तो यहाँ पर अपना 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से इस संख्या को देख लेते हैं। 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 1 19, यहाँ भी 19 हो रहा है।
ठीक है, यहाँ भी भाई 19 हो रहा है, तो यहाँ भी अपने को 27 करना है, तो 19 में 8 जोड़ेंगे तब 27 होगा, तो यहाँ भी 8 आ गया। तो इस तरह से आपको भाजकता का नियम बनाना है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है। यदि अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। ये कार्यपत्रक नंबर 53 है। उसके बाद आकलन 5 होगा आपका। इसके अंदर आपको बोर्ड मास का नियम सिखाया। क्या है बोर्ड मास के नियम की समझ। बोर्ड मास का मतलब है ब्रैकेट ऑफ यानी का, डी एन डिवाइजेशन यानी भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, उसके बाद एड यानी जोड़, और सबस्ट्रेटिव यानी बाकी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोष्ठक हटाना है, उसके बाद भाग करना है। ठीक है, 1 नंबर पे भाग, 2 नंबर पे मेंटल यानी गुणा, ठीक है, और 3 नंबर पे एडिशनल यानी जोड़, और फिर सबस्ट्रेटिव यानी बाकी करनी है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर करना है। देखिए पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। सबसे पहले क्या आया है, 4 + 3 × 2, तो कोष्टक में है, तो सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे। इस कोष्टक को हल किया, 3 और 2 गुणा कर लिया 6, 6 में 4 जुड़ गए, क्या आंसर आ गया, 10 आ गया। ऐसे यहाँ देखो 8 भाग कोष्टक 3 + 5, कोष्टक को पहले हल किया, 5 और 3 8, 8 का 8 भाग दे दिया, क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही कोष्टक को पहले हल किया, 5 3 8, 8 का गुणा 8 से किया, क्या भाग आ गया, 64 आंसर आ गया। इस तरह से आपको आंसर देने हैं। 10 - 5 × 7, 10 में से 5 घट गए, पहले कोष्टक को हल किया, 5 5 को गुणा कर लिया 7 से, 35 आंसर आ गया। 23 में से 5 पहले घटा लिए, क्यों कोष्टक को पहले हल करना है। 18 18 गुणा 5 से कर लिया, 90 आ गया। 3 और 5 का गुणा कर लिया, 5 3 15, और 5 से गुणा हो गया, 75 आ गया। इस तरह से पहला सवाल हो गया। दूसरा है कोष्टक चिन्ह का सही प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुंचे। यानी सवाल लिखा हुआ है, अपने को कोष्टक लगाना है। यहाँ सवाल लिखा हुआ है आपके 20 भाग 4 + 1, तो कोष्टक कहाँ बनाए, तो मैंने कोष्टक यहाँ पर बना दिया। देखो 24 के अंदर 20 के अंदर 4 का पहले भाग देना पड़ेगा। 4 का भाग 20 में दिया, कितनी बार गया, 5 बार। 5 में 1 जोड़ दो, क्या आ गया, 6, और 6 ही अपने को लाना था। ठीक है, इस तरह से यहाँ 20 + 12 भाग 3 -1 बराबर 23 है, ये आना चाहिए। तो चलो मैंने कोष्टक कहाँ लगाया, यहाँ पर लगा दिया। कोष्टक को पहले हल करो, 12 में 3 का भाग दिया, क्या आ गया, 4 आ गया। और 20 + 4 -1 यानी 20 में 4 जोड़ लो 24, 24 में से 1 घटा लो 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है 14 + 1 भाग 3 बराबर 5, तो कोष्टक को मैंने यहाँ लगा दिया। 14 में 1 जोड़ लो पहले 15, 15 में फिर 3 का भाग लगा दो, 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगला सवाल था, मैंने सवाल यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिए। 16 + 4 × 2 भाग 3 बराबर 8 है, तो कोष्टक यहाँ लगा देंगे। 4 को 2 से गुणा किया, 8 हो गया, और 16 + 8 हो गया। 16 + 8 24, और 24 में 3 का भाग लगा दिया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके घ का आंसर आ जाएगा। अगला ड़ है 30 - 4 भाग 2, तो कोष्टक को यहाँ 30 और 4 के पास लगाना है। 4 में से 30, 30 में 4 घटा लो पहले 26, 26 में 2 का भाग लगा लो, 13 आ जाएगा। ठीक है, 18 भाग 6 + 3 बराबर 2, तो यहाँ पर कोष्टक बना लो पहले। ठीक है, 6 और 3 जोड़ लिए 9, और 9 का भाग 18 में लग गया, आ गया 2। तो इस तरह से आपको सवालों का आंसर देना है। अगला है चिन्ह कोष्टक या प्लस या बाकी या गुणा या भाग का प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुंचे। ठीक है, चलिए 5 × 4 + 6 भाग 2 बराबर 25, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर कोष्टक लगा लेंगे। 4 और 6 का, 6 और 4 जोड़ दो, कितने हो गए, 10। 10 को कोष्टक के बाहर निकाला, 5 से गुणा करेंगे पहले। 10 और 5 गुणा किया, हो गए 50, 50 में 2 का भाग दिया, आ गया 25। ऐसे यहाँ पर खाली जगह लिखी हुई, कहाँ से ने कौन सा लगेगा, तो यह प्लस लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, प्लस। तो 4 16 16 हो गए, इधर इधर 7 दूने 14 हो गई, और प्लस का निशान है 14, और इसको दोनों को जोड़ दिया, क्या आंसर आ गया, 30, जो इसने पहले से लिख रखा है। अगला है ग 30 - 2 खाली जगह 3, तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। 3 और 2 को आपस में गुणा कर लिया 6, और 30 में 6 घटा लो 24 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से अगला उत्तर दिया हुआ है 4 भाग 2 खाली जगह 8 - 8 बराबर 1 आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी कोष्टक में बंद कर लेते हैं, इसको भी कोष्टक में कर लेते हैं, बीच माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 4 का अंदर 2 का भाग दिया, आ गया 2, 8 के अंदर 8 का दिया, आ गया 1, और 2 में से 1 घट गया, पीछे आ गया 1, 1 यहाँ आंसर था। ठीक है, अगला है 16 भाग 5 कोष्टक खाली जगह 3 कोष्टक बंद प्लस 1 बराबर 3, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस का निशान लग जाएगा। 5 और 3 जुड़ गए, हो गए 8, 8 का भाग 16 में दे दिया, आ गया 2, और 2 में 1 जुड़ गया, आगे प्लस वाला ये हो गया 3। इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगला है 10 + कोष्टक 2 खाली जगह 3 कोष्टक बंद बराबर 16, तो क्या करेंगे, बीच में गुणा का निशान लगा लेंगे। 2 और 3 का गुणा कर लिया 6, और 6 में 10 जुड़ गए, हो गए 16। ठीक है, इस तरह से
अगला चौथा सवाल है, दी गई संख्याओं को हल कीजिए, यानी इस सवालों को हल करना है। तो बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जोड़ बाकी गुणा भाग। सबसे पहले भाग करेंगे, यदि कोष्टक नहीं है तो कोष्टक, फिर भाग, फिर गुणा, उसके बाद जोड़ और फिर बाकी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गुणा कर लिया 5 का 25, फिर जोड़ कर लिया 8 और 25 33, 33 में से 4 घटा लिए, आ गया 29, या 29 आंसर आ जाएगा। 8 छगे 48, 48 में 3 जुड़ गए 51, 51 में से 6 घट गए, आंसर आ गया 45। ठीक है, इस तरह से आपके 45 आ जाएगा। अगला 3 और 12 का गुणा कर लिया 12 36, 36 में 12 जुड़ गए 48, 48 में से 2 घट गए, आंसर क्या आ गया 46 आ गया। 20 प्लस 20 गुणा 2 माइनस 10, पहले गुणा हो गया 20 दूने 40, 40 में ये 20 जुड़ गए 60, और 60 में से ये 10 घट गए, क्या आ गया 50 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर 50 आ जाएगा। अगला है, निम्न तालिका में दी गई संख्याओं का योग करें। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह से एक माइनस की एक प्लस की ओर जोड़ करनी है। या माइनस का 8 है, मैंने लिख दिया माइनस का 8, प्लस प्लस क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, और 6, तो 6। अब प्लस का 6 माइनस का 8 है, तो ज्यादा कौन सा है, माइनस वाला, तो शून्य रहेगा माइनस का। कितने ज्यादा है, 8 और 6 में अंतर देख लो 2 का, तो -2 आंसर आ गया। अगला माइनस के 14 है, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो या माइनस लग जाएगा 8, और माइनस के 14 माइनस के 8, तो शून्य तो माइनस का ही रहेगा, और संख्याएं जुड़ जाएगी, 14 और 8 जुड़ गए 22 हो गए, माइनस के 22 आंसर आ गया। अगला प्लस के 27 और माइनस के 13, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों का अंतर रहेगा 14, और प्लस के ज्यादा है इसलिए आंसर भी प्लस में रहेगा 14। ठीक है, अगला माइनस के 35 प्लस माइनस के 21, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 35 और माइनस के 21, यानी शून्य तो माइनस का ही रहेगा, संख्याएं जुड़ जाएगी, 35 और 21 दोनों 56 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 53। अब अपन बढ़ते हैं आकलन नंबर 5 की ओर। आकलन 5 इन्हीं में से पूछा गया है आपको। दी गई संख्याओं को निकटतम 1000 तक सन्निकट करें, यानी निकटतम 1000 में आपको मान लिखना है। निकटतम 1000 का मतलब है, यदि 499 लिखा हुआ आता है, जैसे 1499 लिखा आ जाए, तो आपको लिखना है 1000, यानी 499 1000 से ऊपर जाते हैं तब तक आपको सनिकट मान में 1000 की तरफ लाना है। और जैसे यदि 1500 हो जाए तो आपको सनिकट मान 2000 में ले जाना है। इस तरह से सनिकट मान होता है। 10 का सनिकट मान पूछे तो जब तक 4 है तब तक तो 0 की तरफ बढ़ेगा। ये जैसे मान लो 14 है तो इसका सनिकट मान 10 में पूछे तो 10 है, लेकिन यदि 15 हो गए तो यहाँ सनिकट मान है वो 20 हो जाएगा, 19 हो गए तो भी 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तर देना है। तो चलिए 5432, यानी ऊपर 500 से नीचे है तो 5000 सनिकट मान आएगा। 80,740, 700 है तो 81,000 की तरफ बढ़ गया। ठीक है, 499 तक होता तो 80,000 हो जाता। ठीक है ना, 91,201, तो 201 ही है इसलिए 91,000 ही आएगा। ठीक है, अगला है, दी गई संख्याओं को निकटतम दशांश तक सन्निकट करें। दशांश का मतलब होता है 1/10, यानी यहां तक लाना है। ठीक है, एक संख्या के रूप में लिखना है। 132 132 लिख देंगे, पॉइंट दशमलव के बाद 1 4 है तो 1 रहेगा। यदि 1 5 होता तो क्या हो जाता, 2 हो जाता दशमलव के बाद। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ 132.1 हो गया। 368.16 है, 1 6 है, इसका मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, देख लो दशमलव के बाद 2 हो गया। 540.68, 6 के बाद में 8 है तो 6 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 के बाद में 5 है तो भी 7 होगा, 6 के बाद में 4 है तो 6 का 6 ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। 779.98, तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 779 के 779 रह जाएंगे, लेकिन दशमलव के बाद 9 और 8 है तो 8 की जगह 9, ये कितना हो गया, 10 हो गया। 10 का मतलब 0 और असल की एक इसमें जुड़ गई तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 780.0, क्या हो जाएगा 780.0। तो यहाँ 780.0 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, गोला लगाओ। तो 5 से विभाजित का नियम आपको पता है कि जिसका अंतिम इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो 60 75 115 785 555 490 आंसर आ जाएगा। अगला पूछा है, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। ठीक है, क्या है गुणज और गुणनखंड, तो गुणज का मतलब तो 5 तक पढ़ा, 32 का 32, 64, 96, 128, 160। गुणनखंड यानी 32 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 32 का। ठीक है, इस तरह से। अगला 60 के गुणज, 60 के गुणज, 60 का पहाड़ा लिखना है। ठीक है, 6 का पहाड़ा लिख दो, पीछे एक एक जीरो लगा दो। 60 120 180 240 300, और गुणनखंड में 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60, इन सभी का भाग जाता है। ठीक है, अगला है, दिए गए प्रश्नों को हल करें। यहां पर आपको भिन्नों की गुणा भाग जोड़ बाकी करना है।
3 + 2/9 है, तो 3 के नीचे कोई कुछ नहीं है तो अपन 3 के नीचे 1 लिख के इसको भी भिन्न बना लेते हैं। 3/1 + 2/9 गुणा 1/4। तो पहले क्या करते हैं, 1 और 9 हरों का लसब ले लेते हैं, कितना आ गया 9। अब 1 का भाग 9 में दिया, कितनी बार गया 9 बार। 9 को ऊपर अंश से गुणा करना है, 9 तिये 27, कितना आ गया अंश 27 आ गया। फिर इस 9 का भाग 9 में दिया, कितनी बार गया 1 बार। 1 को 2 से गुणा किया, क्या आया 2, यानी 27 और 2 29/9 को गुणा कर लेना है 1/4 से। तो 29/9 को 1/4 से गुणा कर लिया अपन ने, तो 29 का 1 से किया 29 और 9 का 4 से किया 9 के 36, 29/36 आंसर आ गया आपका। ऐसे ही अगले का करना है। अगले में बाकी है लेकिन 4 - 7/3 है, यहाँ भी 1 लगा लेंगे। 1 और 3 का लसब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 1 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार गया 3 बार। 3 को 4 से गुणा किया, क्या आया 4 3 12 आ गया, ठीक है 12 आ गया। अब 3 का भाग 3 में दो, कितनी बार गया 1 बार। 7 से गुणा किया माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना, प्लस है तो प्लस लगाना। तो अपने आ गया 12 - 7, क्या आ गया 12 - 7/3 और गुणा करना है 1/8 से। तो 12 में से 7 घटा लो, 5/3 ही रहेंगे। 5 का 1 से गुणा किया 5 और 3 का 8 से किया 24, ठीक है इस तरह से हो जाएगा। अगला पूछा है महत्तम समापवर्ती ज्ञात करें, यानी मैक्सिमम आपको महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, ठीक है 32 और 24 का। तो चलिए 32 के अपन पहले लसब निकाल लेते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड 1 2 4 8 16 और 32। 24 के 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब महत्तम समावर्ती में ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में सबसे बड़ी हो, जिसमें दोनों में हो, तो क्या है 8 है, तो आपका महत्तम समावर्ती क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही आपको 36 और 72 का निकालना है। 36 के निकाल दिए, 72 के निकाल दिए, सबसे बड़ी संख्या यहाँ भी 36 यहाँ भी 36, तो आपका महत्तम समावर्ती वो 36 आ जाएगा। इस तरह से निकालना है। देखते हैं 50 से 100 तक की संख्याओं में जो भाज्य संख्या नहीं है उस पर गोला लगाना। क्या है, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता खुद और एक के अलावा, उस पर गोला लगाना। अभाज्य संख्या माना कि 53 आएगी, 59 61 67 71 73 79 83, ठीक है, और 89 यानी 89 89 97, और फिर 100 के बाद 101 103 107 109। ये सभी अभाज्य संख्या हैं जिनको आपको दिख रहा है, उस पर आप भी गोले लगा लीजिए और समझ लीजिए। अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य, हाँ या ना में आंसर देना है। 3 से विभाज्य का मतलब है कि जिसके अंदर 3 का भाग जाएगा, ऐसी संख्याओं की जोड़ होनी चाहिए। 2 ने 1 3 9 12 जोड़ हो रही है, सबको जोड़ते हैं तो क्या होता है 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है तो हाँ आएगा। 5 और 6 11 और 0 11 ही हो रहे हैं, 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो ना आएगा। 1 और 0 और 2 सबको जोड़ दिया 3 होते हैं, 3 में 3 का भाग जाता है तो हाँ आएगा। 3 और 4 हाथ 8 15 और 4 19 19 में 3 का भाग नहीं जाता तो ना आएगा। 5 और 9 14 14 और 3 17 ने 1 18 18 में 3 का भाग जाता है तो हाँ आएगा। 1 और 3 4 और 2 6 6 में 3 का भाग जाता है तो हाँ आएगा। 1 और 2 3 3 और 4 7 7 5 12 और 9 21 21 में 3 का भाग जाता है तो हाँ आएगा। 6 4 10 5 15 और 2 17 और 0 17 17 में 3 का भाग नहीं जाता तो ना आएगा, ठीक है। 9 और 7 16 16 और 2 18 18 और 6 24 24 और 6 30 30 में 3 का भाग जाता है तो हाँ आएगा। इस तरह से आपको देना है। अगला है दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखें और बताएं कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य, ठीक है। 48 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 हो जाएंगे और ये भाज्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी संख्याओं का भाग जाता है मतलब भाज्य है। अभाज्य कौन सी होगी, खुद और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, जैसे 1 और 48 का ही भाग जाता तो अभाज्य होती, ठीक है ना, तो ये भाज्य होगी। ऐसे ही 35 में भी 1 5 7 और 35 यानी 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है तो भाज्य है। ऐसे ही 63 में 1 3 7 9 21 और 63 तो ये भी भाज्य है। 57 में 1 3 19 और 57 तो ये भी भाज्य है। इस तरह से आपको आकलन पत्रक 5 को भरना है। बहुत ही अच्छा आपका ये सीखने को चीज़ें आपको मिलेगी। यदि आप अच्छे से काम करोगे तो आपको यहाँ मिलने वाला है गुड वर्क, और यहाँ आपके सर कर देंगे साइन, साथ में तारीख भी लगा देंगे किस तारीख को आपके चेक किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और अच्छे समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना।